ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम जिक्र कर रहे थे होल्डिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट का सिलसिला। कुछ ऐसा था कि एक मशवरा हम ये दे रहे थे कि री ऑर्डर लेवल आप इतना रखें कि आपकी स्टॉक आउट के चांसेस नहीं होने चाहिए। तो एक हमारे पास ऑप्शन आ रहा था कि हम रीऑर्डर लेवल को इस लेवल पे रखें, सो द पॉसिबिलिटी ऑफ स्टॉक आउट इज अवॉइडेड। जबकि दूसरा मसला ये है कि अगर आप स्टॉक आउट को बचाना चाहते हैं तो स्टॉक आउट का को बचाने का सीधा सीधा मकसद ये है कि आप जरूरत से ज्यादा इन्वेंटरी रखें। मिसाल जैसे ही हमारे पास लॉकडाउन की खबरें आना शुरू हुई थी कि गवर्नमेंट कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ जा रही है या कर्फ्यू की तरफ जा रही है, तो हमारे यहाँ लोगों ने एकदम से क्या किया, इनफैक्ट दुनिया में लोगों ने क्या किया कि जो बेसिक नेसेसिटी के आइटम्स हैं वो बल्क में बाय करना शुरू हो गए। या कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए जो सैनिटाइजर्स चाहिए थे या जो डिसइंफेक्शन स्प्रेस चाहिए थे वो पहली फुर्सत में खत्म हो गए। उसके अलावा जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज आटा, दालें, चीनी, चावल वगैरह है उस पे भी ठीक ठाक लोग स्टॉक करने लगे, महीनों महीनों का स्टॉक करने लग गए। वजह क्या बन रही थी कि उनको डर लग रहा था कि अगर लॉकडाउन हो गया और गवर्नमेंट ने कर्फ्यू की सूरत अनाउंस कर दी तो हमारे पास पीछे खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। लेकिन डेफिनेटली सिंस दे हैड अ लॉट ऑफ मनी या उनकी क्रेडिट कार्ड में इतनी लिमिट होगी कि उन्होंने वैसे एक महीने का या राशन हम लेने जाते हैं तो उसका बिल ही अगर 8 से 10 हजार रुपए का बन जाता है। उन्होंने अगर दो दो तीन तीन महीनों का राशन एक साथ बाय करके रख लिया तो मे भी उनके पास होंगे कोई 40-50 हजार रुपए पड़े हुए मजे से कि उन्होंने इन्वेस्ट करके अपने पास रख लिए। अच्छा हुआ क्या कि वो पैसे जो उनके इन्वेस्ट हो गए उस पे उनकी होल्डिंग कॉस्ट है। एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कि किसी बंदे के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतना राशन एक साथ खरीद सके, लेकिन उसके पास क्रेडिट कार्ड है। वो कहता है यार क्रेडिट कार्ड को मुंह दे देंगे, सूद भर लेंगे, इंटरेस्ट भर लेंगे, लेकिन भूख से नहीं बच पाएंगे। तो वो क्या करता है, अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट एक्सरसाइज करके और ठीक ठाक राशन 3-4 महीनों का राशन बाय करके घर में रख लेता है। अच्छा, 3-4 महीनों का राशन बाय करने से हुआ क्या कि उसने क्रेडिट कार्ड की लिमिट एक्सरसाइज की, जिसकी वजह से उसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ रहा है। रखोगे ज्यादा आपकी फाइनेंस कॉस्ट आएगी, होल्डिंग कॉस्ट आएगी। तो उसको बचाने के लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि इतना ज्यादा स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। आपको जितनी जरूरत हो उतनी ही खरीद लें। लेकिन मसला ये है कि अगर हम इन्वेंट्री लेवल को लो रखते हैं तो स्टॉक आउट की गुंजाइश रह जाती है। और स्टॉक आउट का मकसद क्या है? अपॉर्चुनिटी सेल्स या अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट, यानी वो प्रॉफिट जो हम कमा सकते थे लेकिन रॉ मटेरियल शॉर्ट होने की वजह से हमने वो जाया कर दिया। अब हम कंपनीज को ये मशवरा देने जा रहे हैं कि कंपनी को करना क्या चाहिए। उसके लिए मैं पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपसे शेयर कर रहा हूं। वो ये कि स्टॉक आउट का रिस्क होता किस टाइम पे है। लेट्स से फॉर इंस्टेंस हमारा री ऑर्डर क्वांटिटी
12,000 kgs है, और हम ये कहते हैं कि हमारी जो एवरेज डेली कंजम्पशन है वो 500 kgs है। नॉर्मली सप्लाई लीड टाइम 4 से 5 दिनों का होता है। अज्यूम हमारा रीऑर्डर लेवल 2000 किलोग्राम है। अच्छा, अब होगा क्या कि हम 12,000 में से यूज करेंगे 500 केजी एक दिन, 500 केजी दूसरे दिन, 500 केजी तीसरे दिन, 500 केजी चौथे दिन, यूं करते 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 जब हमारा स्टॉक 2000 पे पहुंचेगा तो यहां पे हम नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे। अच्छा, जब आपके पास 12,000, लेट्स से हम ये बात करते हैं कि दिस इज डे 1, जब आपके पास 12,000 केजीज मौजूद हैं, तो क्या उस टाइम पे आपको स्टॉक आउट होने का खतरा होगा? आपको पता है कि यार एक दिन में कंज्यूम होंगे 500 केजी, 600 केजी, हमारे पास तो 12,000 पड़े हैं। अच्छा, उसमें से 500 केजी कंज्यूम हो गए, पीछे रह गए हमारे पास 11,500 केजी। जब आपके पास दूसरे दिन पे 11,500 केजीज होंगे, तब आपको स्टॉक आउट का खतरा होगा। आप कहेंगे सर एक दिन में कंज्यूम होंगे कोई 500 600, मेरे पास तो पड़े हैं 11,500। इसी तरह तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठा दिन, जब आपके पास ज्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है तो स्टॉक आउट का खतरा नहीं होगा। स्टॉक आउट का खतरा होता कब है? अच्छा, अब इशू क्या है कि मेरे पास जब 12,000 केजीज हैं, फिर 11,500 हैं, फिर 11,000 हैं, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। जब मैं नया ऑर्डर प्लेस करूंगा तो होगा क्या कि मेरे पास जब 2,000 केजीज थे तो मैंने नया ऑर्डर प्लेस कर दिया 12,000 केजीज का, लेकिन सप्लायर को माल डिलीवर करने में 4 दिन भी लग सकते हैं और 5 दिन भी लग सकते हैं। हुआ ये कि पहला दिन गुजरा, मैं 500 केजी कंज्यूम कर गया, बाकी मेरे पास 1,500। दूसरा दिन गुजरा, फिर मैं 500 केजी कंज्यूम कर गया, पीछे मेरे पास रह गया 1,000। अब मुझे डर लगने लग गया है कि सप्लायर 4 दिन के अंदर अंदर डिलीवर कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। कहीं ऐसा ना हो कि सप्लायर 4 दिन में डिलीवर ना करें तो मुझे एक दिन का फाका करना पड़ेगा। तीसरा दिन कटा, 500 केजी कंज्यूम हो गए। चौथा दिन कटा, 500 केजी कंज्यूम हो गए। अब मेरे पास स्टॉक लेवल है 0। अल्लाह करे खैर, अगर आज ही शाम तक सप्लायर माल डिलीवर कर देता है तो बचत हो जाएगी। सप्लायर ने टाइम ले लिया तो फिर स्टॉक आउट, एक दिन का स्टॉक आउट आपको फेस करना पड़ेगा, और एक दिन में आपको 500 केजी चाहिए होते हैं, तो 500 केजी का स्टॉक आउट आपको बियर करना पड़ जाए। अच्छा, तो हम अपने सवाल की तरफ आ रहे हैं कि स्टॉक आउट का रिस्क कब होता है। स्टॉक आउट का रिस्क तब होता है जब नया ऑर्डर प्लेस किया जाता है। तो हमें स्टॉक आउट, मटेरियल शॉर्ट होने का डर तब लगेगा जब हमने नया ऑर्डर प्लेस किया हुआ है
और हमें डर लग रहा है कि पता नहीं सप्लायर टाइम पे डिलीवर करेगा कि नहीं करेगा, और अगर सप्लायर ने टाइम पे डिलीवर नहीं किया तो स्टॉक आउट होगा। यानी मैं यूं कहूं कि आपको साल के 365 दिन स्टॉक आउट का खतरा मौजूद नहीं रहता। मिसाल, अगर एक साल में आप 20 बार ऑर्डर्स प्लेस करते हैं तो 20 बार आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, क्योंकि आपको स्टॉक आउट का जो खतरा होगा वो 20 टाइम्स होगा जब आपके 20 ऑर्डर्स प्लेस होंगे। पहला ऑर्डर प्लेस हुआ, डर है कि सप्लायर अगर 4 दिन में ना पहुंचाया तो स्टॉक आउट हो जाएगा, बचत हो गई। नहीं हुआ, सप्लायर ने 4 दिन में पहुंचा दिया। दूसरा ऑर्डर प्लेस किया, फिर डर है सप्लायर 4 दिन में पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा, 5 दिन लगाएगा स्टॉक आउट हो जाएगा, 4 दिन में पहुंचाएगा, बचत हो गई। बिल फर्स्ट दूसरे ऑर्डर में भी सप्लायर ने टाइम पे डिलीवर कर दिया, बचत हो गई, स्टॉक आउट नहीं हुआ। तीसरे ऑर्डर जब हमने प्लेस किया कि सप्लायर 4 दिन में पहुंचाएगा तो खैर ठीक है, 5वां दिन करेगा तो स्टॉक आउट हो जाएगा, और लेट से वो 5वां दिन कर देता है तो यहाँ पे आपको एक बार स्टॉक आउट फेस करना पड़ेगा। तो स्टॉक आउट का खतरा पूरा साल मौजूद नहीं रहता है, पूरी क्वांटिटी में मौजूद नहीं रहता है। स्टॉक आउट का खतरा सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब आपका कोई ऑर्डर पेंडिंग होता है, आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया है और सप्लायर ने पहुंचाया नहीं है। ठीक है, यहां तक चीजें अगर क्लियर है तो हम आगे चल रहे हैं। अच्छा, एक हो गई स्टॉक आउट कॉस्ट। स्टॉक आउट में मोस्ट कॉमनली हम जो जिक्र कर रहे हैं वो इस चीज का जिक्र कर रहे हैं कि अगर हमने कस्टमर को टाइम पे ऑर्डर बना के डिलीवर नहीं किया या मार्केट में प्रोडक्ट सप्लाई नहीं किए तो उस 1 या 2 दिन की जो सेल है वो हमारी लूज हो जाएगी, जाया हो जाएगी। तो उस 1 या 2 दिन में हम जितना भी प्रॉफिट कमा सक रहे थे वो प्रॉफिट हम नहीं कमा पाएंगे, जस्ट बिकॉज कि आपके पास रॉ मटेरियल मौजूद नहीं था। तो स्टॉक आउट की कॉस्ट कैलकुलेट किस तरीके से की जा सकती है? हम कैलकुलेट करते हैं एक्सपेक्टेड एनुअल। तो आप कैलकुलेट करते हैं पहले स्टॉक आउट यूनिट्स, यानी अगर शॉर्टेज होगी तो कितने यूनिट्स की होगी, मल्टीप्लाइड बाय स्टॉक आउट कॉस्ट पर यूनिट। मिसाल 1 केजी से हम 1 यूनिट बना सकते थे और हर यूनिट पे हम 40 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं। 1 केजी से हम 1 यूनिट बना सकते हैं और 1 यूनिट पर हम 40 रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, और हमारे पास स्टॉक आउट का खर्चा है 500 केजीज का। अगर आपके पास 500 केजीज शॉर्ट पड़ गए, यानी एक दिन का सामान शॉर्ट पड़ गया, तो उस दिन में 500 मल्टीप्लाई बाय 40 रुपए, जो 20,000 रुपए आप कमा सकते थे वो आप नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि आपके पास उस दिन का रॉ मटेरियल ही नहीं है। लेकिन ऐसा होगा कब? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर से, कि हम एक साल में कितने ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। क्योंकि देखो, अगर एक साल में आप ऑर्डर्स प्लेस करते हैं 20 ऑर्डर्स और हर बार आपको 500 यूनिट्स कम होने का खतरा है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक चालान एक बार कट गया तो दूसरी बार नहीं कटेगा। लाइक जब साल का 4 दिन नहीं लगाए, 5 दिन लगा दिए। मैंने सामान रखा हुआ था 4 दिनों का, सप्लायर ने लगा दिए 5 दिन, तो उस पहली डिलीवरी पे मुझे 500 यूनिट्स की शॉर्टेज पड़ गई।
और उस 500 यूनिट्स की शॉर्टेज की वजह से मैंने 20,000 रुपए का नुकसान कर दिया। चलो, गुजर गई। फिर दूसरा ऑर्डर प्लेस करने का टाइम आता है। दूसरा ऑर्डर प्लेस करने का टाइम आया, फिर मैंने ऑर्डर प्लेस किया और फिर सप्लायर ने 5 दिन लगा दिए। तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि 20,000 रुपए का लॉस मुझे एक बार हो चुका है साल में, तो दूसरी बार नहीं होगा। भाई क्यों नहीं होगा? वो पिछली बार हुआ था, ये दूसरी बार हुआ है। तो ये नुकसान यानी 500 यूनिट शॉर्ट होने की वजह से जो 20,000 रुपए का नुकसान है, वो मुमकिनन तौर पे आपको एक साल में 20 बार हो सकता है। फिर एक्सपेक्टेड की वजह से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं with the probability of stock out। मैं अपनी ऊपर की एग्जाम्पल को कंटिन्यू कर रहा हूं। लेट्स से अगर हमारी एनुअल डिमांड 2,40,000 केजीज है और हमारी रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है? 12,000। अगर आपको पूरे साल में 2,40,000 केजीज चाहिए और आप हर ऑर्डर में 12,000 केजीज मंगवाते हैं, तो आप एक साल में कितने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे? 20 हमास। ओके, डिवाइडेड बाय क्यू के बेसिस पे आपने कैलकुलेट किया कि हम एक साल में 20 ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। अच्छा, हमारा सप्लाई लीड टाइम कितना है? 4 दिन भी लग सकते हैं, 5 दिन भी लग सकते हैं। लेट्स से मैं ये कहता हूं कि 4 दिन लगेंगे, इसके 70% चांसेस है, और 5 दिन लगेंगे, इसके 30% चांसेस है। हमारा प्रॉफिट पर किलोग्राम 40 रुपए का है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर स्टॉक आउट हुआ तो कितने यूनिट्स का होगा। हमें ये पता है कि हमारी डेली की कंजम्पशन है 500 यूनिट्स की, 500 केजीज की। हमने कंजूसी करके ऑर्डर तब प्लेस किया जब हमारे पास 4 दिनों का स्टॉक था, लेकिन सप्लायर को 5 दिन भी लग सकते हैं। तो स्टॉक आउट यूनिट्स कितने होंगे? 500 केजीज मल्टीप्लाइड बाय हर केजी पे आपका नुकसान कितना? 40 रुपए। यानी आपको 20,000 का नुकसान होगा। लेकिन कितनी बार होगा? आप कहेंगे सर जितनी बार ऑर्डर प्लेस करेंगे उतनी बार ये नुकसान होने का खतरा रहेगा। मिसाल, अगर खुदा ना खास्ता सप्लायर 20 के 20 बार 5 दिन लगा देता है, हमने सप्लायर को एक साल में 20 ऑर्डर्स प्लेस करने हैं। सप्लायर ने पहले ऑर्डर पे भी 5 दिन लगा दिए, दूसरे ऑर्डर पे भी 5 दिन लगा दिए, तीसरे पे भी 5 दिन लगा दिए। हमने होश के नाखून नहीं दिए और सप्लायर ने 20 के 20 बार ही 5 दिन लगा दिए, तो हमें तो 20 बार नुकसान होगा ना। तो आपको ये नुकसान कितनी बार हो सकता है? जितनी बार आप ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। ऑर्डर आप कितनी बार प्लेस करते हैं? 20 बार। लेकिन खैर मांगो ऐसा ना हो, तो हमने कहा कि स्टॉक आउट होगा कब? जब सप्लायर 5 दिन लगाएगा, और सप्लायर 5 दिन लगाएगा, इसके चांसेस कितने हैं? 30% चांसेस हैं।
तो हम ये कहते हैं कि इस नुकसान में से 20 में से 30%, यानी 6 बार चांस है कि स्टॉक आउट हो जाए। यूं अगर पूरे साल की एक्सपेक्टेड स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट की जाए तो कितनी बनेगी? 1,20,000। ठीक हो गया? ये हो गया स्टॉक आउट कॉस्ट, ये इसका पहला एलिमेंट है। दूसरा, हम इसको वर्सेस कंपेयर करेंगे किससे? होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। देखो, वैसे होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है? Q डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो इज योर रीऑर्डर लेवल, उसमें से माइनस करेंगे एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम। ये हमारा सेफ्टी स्टॉक है। हम सिंपली क्या करेंगे, हम अपने सेफ्टी स्टॉक को मल्टीप्लाई करेंगे होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से। ये हमारी होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक आ जाएगी। अच्छा, अभी जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिखी है, इसमें हम रीऑर्डर लेवल कितना रख रहे हैं? मेरा रीऑर्डर लेवल है 2000 केजीज का, तो मैंने रीऑर्डर लेवल रखा 2000 केजीज। एवरेज यूजेज आपका डेली कितना है? 500 केजी। और सप्लायर को एवरेज टाइम कितना लगता है? लेट्स से 4 दिन है। तो हमने इसमें सेफ्टी स्टॉक कितना रखा हुआ है? नील। तो सेफ्टी स्टॉक की होल्डिंग कॉस्ट बचाकर आप 1,20,000 रुपए का नुकसान कर रहे हैं स्टॉक आउट की मद में। लेट्स से हम मैनेजमेंट को सजेस्ट करते हैं कि आप 2,500 कि आप 2,500 यूनिट का रीऑर्डर लेवल कर लें। अच्छा, अगर इस लेवल पे हम बात करें तो मैं आपसे पहले पूछता हूं कि इस पे स्टॉक आउट के चांसेस कितने हैं? अगर मैनेजमेंट 2,000 यूनिट्स का रीऑर्डर लेवल नहीं रखती, बल्कि 2500 केजीज का रीऑर्डर लेवल रखती है, तो 2,500 किलोग्राम्स पे स्टॉक आउट के चांसेस कितने हैं? सर इस पे तो कोई चांस नहीं होगा ना स्टॉक आउट का। करेक्ट रमशा, एंड करेक्ट विदाउट 0% चांस है यहाँ पे, क्योंकि सप्लायर को ज्यादा से ज्यादा लग सकते हैं 5 दिन, और हमने अकलमंदी दिखाई, हमने 5 दिनों का स्टॉक ही अपने पास रख लिया। तो यहाँ पे स्टॉक आउट के चांसेस तो नहीं बनेंगे, लिहाजा आपके स्टॉक आउट की कॉस्ट बच जाएगी। लेकिन थिंग्स आर नॉट फॉर फ्री। इसके चक्कर में आपको सेफ्टी स्टॉक रखना पड़ रहा है। हाउ मच इज योर सेफ्टी स्टॉक? हम रीऑर्डर लेवल रख रहे हैं
2500 किलोग्राम्स का, जबकि हमारी एवरेज यूजेज है 2000 किलोग्राम्स की, तो 500 यूनिट्स का सेफ्टी स्टॉक है और एक यूनिट को पूरा साल होल्ड करने का खर्चा है 140 रुपए। तो अगर मैं 500 यूनिट्स को पूरा साल अपने पास सरप्लस में होल्ड करता हूं और हर किलोग्राम को पूरा होल्ड करने का खर्चा है 140 रुपए, तो मेरी पूरे साल में होल्डिंग कॉस्ट आएगी, यस करेक्ट, 70,000 रुपीज। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप स्टॉक आउट का खतरा लें, लेकिन अगर आपने ये खतरा लिया तो आपकी कंपनी को 1,20,000 रुपए का नुकसान हो सकता है एक्सपेक्टेड। या फिर आप इंश्योरेंस करवा के रखें। इंश्योरेंस से मेरा मकसद है होल्डिंग कॉस्ट ऑफ सेफ्टी स्टॉक। अगर आप होल्डिंग कॉस्ट बियर करते हैं तो आपका 70,000 रुपए का सालाना खर्चा आएगा। ये 70,000 रुपए फिक्स्ड है। फिक्स्ड से मेरा मकसद है कि आपको हर सूरत देने हैं, चाहे स्टॉक आउट होता है या नहीं होता। जिस तरह मैं कल बात कर रहा था, इंश्योरेंस प्रीमियम हमें हर सूरत देना है, चाहे गाड़ी का एक्सीडेंट होता है या नहीं होता। तो चाहे गाड़ी को स्क्रैच या डेंट आए या ना आए, प्रीमियम तो भरना ही भरना है। तो ये 70,000 तो आपको देने ही देने हैं, और ऐसा करने से फिर स्टॉक आउट का खतरा भी नहीं होगा और स्टॉक आउट का नुकसान भी आपको नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि होगा ही नहीं। जबकि ऑन द अदर हैंड आपकी स्टॉक आउट का नुकसान हो कितना सकता था, 500 केजी का स्टॉक आउट होता और 40 रुपए फी यूनिट आप नुकसान करते, और ये हरकत हो सकती थी एक साल में 20 बार, यानी आपको टोटल 4 लाख रुपए का नुकसान हो सकता था। लेकिन 4 लाख रुपए का नुकसान तब होगा जब 20 के 20 ऑर्डर्स में स्टॉक आउट हो जाए। तो हमने जायज बात की, हमने कहा यार ऐसी हालत नहीं है कि हमें 20 के 20 बार, यानी गाड़ी रोड पे निकालूं और ठुक जाए, गाड़ी रोड पे निकालूं और ठुक जाए, ऐसा नहीं होगा। तो एक साल में अगर मैं गाड़ी को लॉन्ग रूट पे लेके जाता हूँ 10 बार, तो 10 बार में से कितनी बार गाड़ी हिट हो सकती है, उसकी पॉसिबिलिटी कैलकुलेट की जाती है। तो मैंने यहाँ पे 30% कॉस्ट रख दी कि 30% चांसेस है कि हमारी कंपनी में स्टॉक आउट को फेस करना पड़ेगा। तो आप सजेस्ट करेंगे, क्योंकि 70,000 रुपए का खर्चा कम है बनिस्बत 1,20,000 रुपए की कॉस्ट से, तो मशवरा ये है कि आप होल्डिंग कॉस्ट रख लें, सेफ्टी स्टॉक रख लें। अगर नहीं रखा तो जो स्टॉक आउट का नुकसान है वो थोड़ा और ज्यादा हो सकता है। मिसाल में ये कैलकुलेट करूं कि यार मेरी इंश्योरेंस कंपनी से अगर डील है और वो मुझसे 80,000 रुपए का सालाना प्रीमियम लेती है, जबकि मेरी गाड़ी अव्वल तो मैं बड़ा एहतियात से चलाता हूँ, लगती ठुकती नहीं है, और अगर खुदा न खास्ता लग ठुक गई भी तो कोई माइनर सा इशू आता है जिसपे मैं हद में हद खर्चा करूंगा भी, तो 25 से 30,000 रुपए का पूरे साल में मेरी डेंटिंग पेंटिंग कॉस्ट आएगी। अब मैं अपने 25 से 30,000 रुपए जो एक्सपेक्टेड डेंटिंग पेंटिंग कॉस्ट है, बचाने के लिए 80,000 रुपए फिक्स्ड इंश्योरेंस प्रीमियम दे दूं, बात समझ में नहीं आती। हाँ, लेकिन अगर इंश्योरेंस प्रीमियम से आपकी गाड़ी का टोटल लॉस भी कवर्ड है, टोटल लॉस मतलब अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, या जलाओ घेराव में कोई इसको आग लगा देता है, या टोटल लॉस हो जाती है, एक्सीडेंट इतना खतरनाक होता है कि गाड़ी बियॉन्ड रिपेयर हो जाती है, तो गाड़ी के 20 लाख रुपए आपको इंश्योरेंस कंपनी भर के देगी। अब यहाँ पे बात समझ में आती है कि खुदा ना खास्ता अगर सिर्फ 10% चांसेस भी हो कि मेरी गाड़ी टोटल लॉस हो सकती है, तो 20 लाख रुपए का 10% बन रहा है 2 लाख रुपए, और वहां मेरी कॉस्ट आ रही है 80,000 रुपए। तो 80,000 रुपए देके मैं 2 लाख रुपए का खर्चा सेव कर सकता हूँ। ये इसकी बेसिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, बुक के अंदर इसकी एक एग्जाम्पल है। रिक्वायरमेंट इसकी ये है
क्या आप कंपनी को सजेस्ट करें कि उसको रीऑर्डर लेवल 90 यूनिट्स का रखना चाहिए या 100 यूनिट्स का रखना चाहिए? रुपए सिक्योर्ड है। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। X, entity X uses an item Z in its production process. It purchases its item Z from an external supplier in batches. For item Z, the following information cost is 15 rupees per unit per annum. Easy, it is CH. Stock out cost is 5 rupees for each stock out. ये बेसिकली क्लियर कर दूं कि दिस इज 5 rupees फॉर ईच स्टॉक आउट, यानी पर यूनिट। सो पर यूनिट पर स्टॉक आउट, जिस तरह हमने मेरी एग्जांपल में अज्यूम किया था कंट्रीब्यूशन ऑफ 40 रुपीज, यानी 40 रुपए का प्रॉफिट हम कमा रहे थे ना, तो वो 40 रुपए का प्रॉफिट हमारा लॉस्ट प्रॉफिट है, जो कि होगा अगर हम स्टॉक आउट हो जाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि हमें अगर स्टॉक आउट हुआ तो हमारा नुकसान 5 रुपए का होगा हर यूनिट पे, हर स्टॉक आउट पे। अच्छा, लीड टाइम 1 वीक है, इसमें देखो अनसर्टेनिटी नहीं है। आपको एग्जाम क्वेश्चन में या तो लीड टाइम अनसर्टेन दे सकता है या कंजम्पशन अनसर्टेन दे सकता है। यहाँ पे लीड टाइम एक हफ्ता है, ये तय है। सप्लायर एक हफ्ते से दिन भी ज्यादा नहीं लगेगा, दूसरा हफ्ता भी नहीं करेगा। अच्छा, हमारा ईओक्यू कितना है? 270 यूनिट्स है। एंटिटी एक्स ऑपरेट्स फॉर 48 वीक्स ईच ईयर। वीकली डिमांड फॉर प्रोडक्ट जेड इज वेरिएबल एज फॉलोज। अच्छा, ये ध्यान देना, क्या करें? यूनिट्स डिमांडेड ड्यूरिंग लीड टाइम, यानी ये जितनी भी हमारी डिमांड्स हैं ये वीकली हैं। एक हफ्ते में आपको 70 केजीज इस्तेमाल होंगे, चांसेस 10% है। 80 यूनिट्स यूज होंगे, चांसेस 20% है। 90 यूनिट्स यूज होंगे, चांसेस 30% है। 100 यूनिट्स यूज होंगे, चांसेस 40%। हेल्प मी कैलकुलेट वेटेड एवरेज यूजेज। हमारी एक हफ्ते की एवरेज डिमांड कितनी है? ओके, Basit, you said 90. Yes, Hamas 90. Hamza, correct, 90. Okay, how do we calculate weighted average? 70 units कंज्यूम होंगे, 10% चांसेस है। 80% कंज्यूम होंगे, 20% चांसेस है। 90 यूनिट्स कंज्यूम होंगे, 30% चांसेस है। एंड 100 यूनिट्स कंज्यूम होंगे, 40% चांसेस है। तो इसका वेटेड एवरेज आप लोगों ने कैलकुलेट किया है 90 यूनिट्स।
ओके, अब हेल्प मी कैलकुलेटिंग एनुअल डिमांड। एक हफ्ते में आपको एवरेज 90 यूनिट्स चाहिए होते हैं, और क्वेश्चन के मुताबिक हमारी कंपनी एक साल में 48 हफ्ते काम करती है। तो अगर एक हफ्ते में आपको 90 यूनिट्स चाहिए, तो 48 हफ्तों में आपको कितने यूनिट्स चाहिए होंगे? 4,320 सर। 4,320। 4,320। ओके, ये मेरी पूरे साल की डिमांड है। कैन यू पीपल हेल्प मी कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कि मैं एक साल में कितने ऑर्डर्स प्लेस करता हूं? आपकी ROQ 270 है। सर 16 Junaid, 16 ऑर्डर्स। orders? 16, okay. Hamas be 16 orders, okay. So how do we calculate? It is D divided by Q, annual demand, divided by EOQ is 270. 16 orders. अच्छा, अब हमें बताना इसको ये है कि रीऑर्डर लेवल 90 यूनिट्स का रखना चाहिए कि 100 यूनिट्स का रखना चाहिए। पहली अजम्पशन पे आते हैं कि हम रीऑर्डर लेवल रखते हैं 100 यूनिट्स का। रहनुमाई कीजिए कि अगर मैं 100 यूनिट्स का रीऑर्डर लेवल रखता हूं, तो स्टॉक आउट होने के कितने चांसेस हैं? हमास 0, ओके, यस सर, 0% चांसेस। करेक्ट है, 0। द रीजन इज कि हमारे पास जो मैक्सिमम यूजेज ड्यूरिंग लीड टाइम जा सकता है, दैट इज 100। और अगर मैं 100 पे ही रखता हूं, तो देयर आर 0% chances of stock out, and ultimately there is no stock out cost। जो आपने कहा था कि मुझे 5 रुपए का नुकसान हो जाता है हर यूनिट स्टॉक आउट होने पर, तो वो यहां पे नहीं। सेफ्टी स्टॉक इज रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूजेज। अभी अभी आपने मुझे कहा है कि रीऑर्डर लेवल हम कितना रख रहे हैं? 100 का। और वेटेड एवरेज आपने मुझे कैलकुलेट करके दिया कि हर हफ्ते में ऑन एवरेज हमारी डिमांड है 90 यूनिट्स की। तो अगर हमारा रीऑर्डर लेवल है 100, एवरेज कंज्यूम होते हैं 90 यूनिट्स, तो यू विल बी 10 यूनिट सरप्लस। जब आपके पास 100 यूनिट्स हैं और आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, कंज्यूम जब के 90 होने हैं और आपके पास 100 पड़े थे, तो जब नया ऑर्डर आपको रिसीव होगा तो आपके पास 10 यूनिट्स ऑलरेडी मौजूद होंगे जो कि सेफ्टी में पड़े होंगे। लेकिन इन 10 यूनिट्स को
होल्ड करने की होल्डिंग कॉस्ट आएगी। क्वेश्चन में बताया हुआ है कि हमारी होल्डिंग कॉस्ट कितनी है, 15 रुपीज पर यूनिट पर एनम। दैट मीन्स कि एक साल में हमारा 150 रुपए का खर्चा आएगा स्टॉक आउट को बचाने के लिए। अच्छा, दूसरी बात पे आते हैं कि अगर हम रीऑर्डर लेवल रखते हैं 90 यूनिट्स का, तो मेरा पहला सवाल, अगर आपका रीऑर्डर लेवल 90 यूनिट्स है तो आपके पास सेफ्टी स्टॉक कितना होगा? हमा से 0, हमजा से 0। यस, बिकॉज हम सेफ्टी स्टॉक किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इट इज रीऑर्डर लेवल। तो हमारा ROAL है 90 माइनस एवरेज यूजेज इनटू एवरेज लीड टाइम इज 90, तो हमारा सेफ्टी स्टॉक होगा 0। और जब सेफ्टी स्टॉक 0 होगा तो देयर विल बी नो होल्डिंग कॉस्ट, यानी आप इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं भर रहे हैं। अगर आप रीऑर्डर लेवल रखते हैं 90, तो स्टॉक आउट होने के कितने चांसेस हैं? अगर आपका रीऑर्डर लेवल है 90, तो स्टॉक आउट होने के चांसेस कितने हैं? हमजा कह रहा है 40%। हमास कह रहा है 30%। ओके, हमारा स्टॉक आउट कब होगा? अगर मैंने रीऑर्डर लेवल रखा 90, यानी जब मेरे पास 90 यूनिट्स थे, मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया, लेकिन अगर मुझे एक हफ्ते के अंदर 70 यूनिट्स की जरूरत पड़ जाती है तो क्या होगा? तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी 70 यूनिट्स की, आपके पास तो 90 यूनिट्स पड़े हैं, तो टेंशन की बात ही नहीं है, छोड़ दो। अच्छा, अगर मैं अपना रीऑर्डर लेवल रखता हूं 90 और मुझे जरूरत पड़ जाती है 80 यूनिट्स की, तो क्या होगा? तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपको एक हफ्ते में जरूरत पड़ेगी 80 यूनिट्स की, आपके पास तो 90 यूनिट्स मौजूद है। अच्छा, अगर मैं रीऑर्डर लेवल रखता हूं 90 और मुझे एक हफ्ते में 90 यूनिट्स की जरूरत पड़ जाती है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, आपको 90 ही चाहिए, आपके पास 90 ही है, तो 30%, 20% और 10%, ये टोटल हो गया 60%। आप 60% सेफ हैं। अगर 10%, 70% चांसेस, 70 यूनिट्स की चांसेस हो गए तो भी आप टेंशन फ्री। अगर 20% 80 यूनिट्स की बात हो गई तो भी आप टेंशन फ्री। अगर 30% 90 यूनिट्स यूज हो गए तो भी आप टेंशन फ्री। तो आपको यहां पे रिस्क ऑफ स्टॉक आउट कितना है? आपको स्टॉक आउट सिर्फ तब होगा जब पानी सर के ऊपर चढ़ जाएगा, दैट इज 100 यूनिट्स।
तो 90 यूनिट्स पे भी आप सेफ हैं, 80 यूनिट्स यूज होते हैं तो भी आप सेफ हैं, 70 यूनिट्स यूज होते हैं तो भी आप सेफ हैं। मसला सिर्फ तब होगा जब आपके पास डिमांड हो जाएगी 100 यूनिट्स की, और अगर डिमांड 100 यूनिट्स की हुई जिसके के 40% चांसेस हैं, तो यू विल फेस स्टॉक आउट। लिहाजा स्टॉक आउट होने का खतरा कितना है? 40% है। चलिए अब हम स्टॉक आउट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि अगर स्टॉक आउट हुआ भी तो कितने यूनिट्स का होगा। आपके पास मौजूद है 90 यूनिट्स और डिमांड है 100 यूनिट्स की, तो स्टॉक आउट होगा भी तो कितने यूनिट्स का? करेक्ट, 10 यूनिट्स का, क्योंकि मेरे पास 90 यूनिट्स मौजूद थे और डिमांड पड़ गई 100 यूनिट्स की, तो 90 यूनिट्स तो मेरे पास हैं, वो तो काम चल जाएगा। लेकिन जो बाकी 10 यूनिट्स मुझे चाहिए थे वो मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा और मेरा स्टॉक आउट हो जाएगा। इस पे आपको नुकसान कितना होगा? पर यूनिट हमारा नुकसान है 5 रुपए का, यानी हमारा नुकसान होगा 50 रुपए का। लेकिन क्या बेटा साल में एक ही बार होगा क्या ये नुकसान? हम कहते हैं नहीं नहीं, हम जितनी बार ऑर्डर प्लेस करेंगे उतनी बार ये नुकसान रिपीट हो सकता है। तो आपने मुझे लेफ्ट साइड पे बताया है कि 16 ऑर्डर्स हम प्लेस करते हैं पूरे साल में, यानी एक साल में ये नुकसान 16 टाइम्स हो सकता है। तो 10 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5 रुपए फी यूनिट, ये हो गया 50 रुपए, और 50 रुपए का नुकसान हमें एक साल में 16 बार हो सकता है, यानी हमारा नुकसान हो सकता है एक साल में 800 रुपए का। लेकिन ये 800 रुपए का नुकसान उस सूरत में होगा जब 12 के 12 बार स्टॉक आउट हो जाए, यानी किस्मत इतनी खराब हो कि हर बार हमें फैक्ट्री में 100 यूनिट्स की जरूरत पड़ जाए। लेकिन हम कहते हैं सही ऐसा थोड़ी होगा, आपको तो सिर्फ 40% चांसेस हैं डिमांड 100 पे जाने की। तो हम इसकी एक्सपेक्टेड कॉस्ट निकाल लेते हैं कि 800 रुपए की सालाना कॉस्ट स्टॉक आउट की मद में आएगी, बशर्त कि अगर हर ऑर्डर पे स्टॉक आउट होता है। लेकिन हर ऑर्डर पे स्टॉक आउट नहीं होगा, हमारा 40% ऑर्डर्स पे स्टॉक आउट होगा। तो आपने मुझे बताया है कि ये खर्चा बन रहा है 320 रुपए का। अब फैसला आपका है कि या तो आप पूरे साल में होल्डिंग कॉस्ट का कड़वा घूंट पी लें, और 150 रुपए की होल्डिंग कॉस्ट बेयर कर लें, या फिर लाइफ में कुछ डेयरिंग करना है तो आप स्टॉक आउट का खतरा पाल लें। और अगर स्टॉक आउट कॉस्ट हुई तो एक्सपेक्टेड है कि कंपनी को 320 रुपए का नुकसान होगा। डेफिनेटली जो 150 रुपए की होल्डिंग कॉस्ट है वो सस्ती है एज कंपेयर टू 320 रुपए की स्टॉक आउट कॉस्ट। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकते हैं। ओके बासित, आप चाह रहे हैं क्वेश्चन को हम रिपीट करें, तो एक नजर क्वेश्चन को फिर ध्यान से देख लेते हैं। आइटम जेड है जो हम सप्लायर से खरीदते हैं, एक यूनिट को पूरा साल होल्ड करने का खर्चा है 15 रुपए। अगर स्टॉक आउट हो गया तो 5 रुपए की डज लगेगी, यानी हर यूनिट पे आपको 5 रुपए का नुकसान हो जाएगा हर बार स्टॉक आउट होने पर।
मैं जिक्र कर चुका हूं कि देखो स्टॉक आउट कॉस्ट है, जितनी बार शॉर्ट पड़ेगा उतनी बार नुकसान करेगा। ऐसा तो नहीं है कि मिसाल मैं मोटरवे पे गाड़ी चला रहा हूं और मेरी गाड़ी की हेडलाइट खराब हो जाती है रास्ते में, मुझे एक स्टेशन पे मोटरवे पुलिस रोकती है और चालान काटती है कि क्योंकि आपकी एक हेडलाइट खराब है और उसका आप चालान भर दें। मैं चालान भर देता हूँ। फिर थोड़ा 10-12 किलोमीटर आगे जाता हूँ तो फिर मोटरवे रोक लेती है दूसरी गाड़ी, कहती है कि आपकी हेडलाइट खराब है। अब मैं दोबारा चालान भरूंगा क्या? मैं कहूंगा यार कितनी बार चालान भरोगे, हेडलाइट तो खराब है, अब जब तक कोई दुकान आए, जब तक मैं मंजिल पे पहुंचू हेडलाइट बनवा लूंगा। लेकिन यहाँ से अगर मैं कोई 300 किलोमीटर या 150 किलोमीटर का फासला तय कर रहा हूँ तो हर 15-15 किलोमीटर पे चालान थोड़ी भरूंगा यार, एक ही चीज का कितनी बार चालान लोगे। हाँ, लेकिन अगर ओवर स्पीडिंग है तो ओवर स्पीडिंग में आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि क्योंकि मैंने वहां पे ओवर स्पीडिंग की थी तो एक बार आपने चालान ले लिया, दूसरी बार क्यों ले रहे हो भाई? ओवर स्पीडिंग जितनी बार करोगे उतनी बार चालान भरोगे। सेफ्टी स्टॉक सॉरी स्टॉक आउट कॉस्ट, जितनी बार स्टॉक आउट होगा उतनी बार भरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जिंदगी में एक बार भरेंगे तो दूसरी बार नहीं भरना पड़ेगा। तो 5 रुपए फी यूनिट का आपको हर स्टॉक आउट पे नुकसान होगा। सप्लायर साधा है हमारा बेचारा, वो एक हफ्ते के अंदर आपको सामान पहुंचा देता है, यहाँ पे आपको अनसर्टेनिटी नहीं है। हालांकि होने को स्टॉक आउट लीड टाइम भी अनसर्टेन हो सकता है, उसकी भी मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस दिखाता हूँ। हमारी ऑर्डर क्वांटिटी है कि हर ऑर्डर में 270 यूनिट्स मंगाते हैं। कम ज्यादा हो सकती है, 70 यूनिट्स भी यूज हो सकते हैं, 80 भी यूज हो सकते हैं, 90 भी यूज हो सकते हैं, 100 भी यूज हो सकते हैं। 70 यूज होंगे चांसेस 10%, 80 यूज होंगे चांसेस 20%, 90 यूज होंगे चांसेस 30% और 100 यूज होंगे चांसेस 40%। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कंपनी को आप मशवरा दें कि उसको 90 यूनिट्स का रीऑर्डर लेवल रखना चाहिए या फिर 100 यूनिट्स का, दोनों में से कौन सा रीऑर्डर लेवल कंपनी के लिए ज्यादा फीजिबल रहेगा। तो हमने पहले वेटेड एवरेज कैलकुलेट किया कि एक्सपेक्टेड वेटेड एवरेज, देखो वैसे सिंपल एवरेज आपने पढ़ा, उसमें हम क्या करते हैं 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100 डिवाइड बाय 4, लेकिन वो वेटेड एवरेज नहीं होता, वो सिंपल एवरेज होता। तो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि सिंपल एवरेज से ज्यादा बेहतर वेटेड एवरेज होता है। तो अगर आपके पास वेटेड एवरेज की प्रोबेबिलिटीज मौजूद है तो ज्यादा बेहतर है कि आप उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करें। लेकिन अगर ये प्रोबेबिलिटीज गिवन ना होती तो फिर हम 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100 डिवाइड बाय 4 मार देते हैं, फिर हम सिंपल एवरेज करते हैं। बहरहाल हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमें एक हफ्ते के अंदर एवरेज 90 यूनिट्स की खपत है, जरूरत है। अच्छा, अगर एक हफ्ते में आपको 90 यूनिट्स चाहिए और एग्जाम में लिखा है कि कंपनी 48 हफ्ते एक साल में काम कर किया, तो पूरे साल में हमारी डिमांड आ गई 4320 यूनिट्स। 4320 यूनिट्स अगर आपको पूरे साल में चाहिए और हर ऑर्डर में आप 270 यूनिट्स मंगवाते हैं, तो इस हिसाब से आपको पूरे साल में एक 16 ऑर्डर 16 ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ेंगे। हम ऊपर बात कर चुके हैं कि स्टॉक आउट का खतरा तब होता है जब ऑर्डर प्लेस्ड होता है और डिलीवरी का वेट हो रहा होता है। अगर ऑर्डर प्लेस किया है और अभी तक डिलीवर नहीं हुआ तो तब तक स्टॉक आउट है, जब ऑर्डर डिलीवर हो गया तो स्टॉक आउट का खतरा नहीं है। तो स्टॉक आउट का खतरा कोई कंपनी को पूरे साल के 365 दिन नहीं रहता, सिर्फ तब तब रहता है जब जब ऑर्डर प्लेस किया जाता है। तो पहले हम आ गए इस असम्पशन पे कि अगर हम रीऑर्डर लेवल 100 यूनिट्स का रख लेते हैं, अगर 100 यूनिट्स का रखा तो आपकी जो हद में हद डिमांड हफ्ते में जा सकती है वो भी 100 है। तो आप तो यू आर प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट, आपके पास तो बुरे के बुरे की तैयारी है, बुरे से बुरे की तैयारी है। आपकी मैक्सिमम डिमांड भी 100 हो सकती है और आपने रखे भी 100 यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे स्टॉक आउट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। आपके पास 100 यूनिट्स पड़े हैं, डिमांड 70 की हो टेंशन नहीं, 80 की हो टेंशन नहीं, 90 की हो टेंशन नहीं, 100 की हो तो भी टेंशन नहीं। यानी स्टॉक आउट के तो मैंने सारे चांसेस किल कर दिए। लेकिन मैं रीऑर्डर लेवल ज्यादा रख के ऑर्डर प्लेस करने में थोड़ी जल्दबाजी करूंगा। जहां मेरी एक हफ्ते में कंजम्पशन है 90 यूनिट्स की,
तो हर बार ऐसा होगा कि आपके पास 10 यूनिट्स का बफर स्टॉक यानी सेफ्टी स्टॉक मौजूद रहेगा। उन 10 यूनिट्स को पूरा साल अगर आप अपने पास रखते हैं, तो हमने क्वेश्चन में पढ़ा कि हमारी 15 रुपए की कॉस्ट है हर यूनिट को पूरा साल होल्ड करने की। तो अगर मैं 10 यूनिट्स को पूरा साल एक्सेस में होल्ड करता हूं तो 150 रुपए का मेरा खर्चा आएगा होल्डिंग कॉस्ट की मद में। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हम अपने पास 90 यूनिट्स रखें। अगर हम 90 यूनिट्स रखते हैं तो आपने उतना ही रीऑर्डर लेवल रखा है जितनी की आपकी कंजम्पशन हो सकती है। एवरेज कंजम्पशन भी 90, रीऑर्डर लेवल भी 90। तो आपने सेफ्टी स्टॉक की मद में कुछ भी नहीं रखा। जब आपने सेफ्टी स्टॉक रखा ही नहीं तो आपकी होल्डिंग कॉस्ट भी कोई नहीं आएगी। देखिए, होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है। Q जो कि हमारा है 270 डिवाइडेड बाय 2 प्लस पहले पार्ट में हम सेफ्टी स्टॉक रख रहे हैं 10 यूनिट्स का और होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है 15 रुपए। तो होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, Q डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक। Q हमारा है 270 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी स्टॉक हमने रखा 10 यूनिट्स का मल्टीप्लाई बाय 15। तो हमारा 2175 रुपए का खर्चा है होल्डिंग कॉस्ट का पूरे साल का। अच्छा, अगर हम रीऑर्डर लेवल रखते हैं 90 तो होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, Q डिवाइडेड बाय 2 प्लस सेफ्टी इनटू होल्डिंग कॉस्ट। अब यहां पे तो मैंने सेफ्टी रखी नहीं है, तो Q डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय होल्डिंग कॉस्ट, यह गया 2025 रुपए की होल्डिंग कॉस्ट है। वैसे कितनी है 2175। तो मेरा 150 रुपए का एक्स्ट्रा होल्डिंग कॉस्ट आएगी। इसको करने के शॉर्ट तरीके में हमने क्या किया, डायरेक्टली हमने यहां से 150 तो दोनों तरीकों से हम कर सकते थे। एक मेथड लेंदी होगा, एक मेथड शॉर्ट होगा। मैं इसको कंफ्यूजन के अंदर नहीं लाना चाह रहा, इसलिए मैं यहां से इसको रिमूव कर रहा हूं। अच्छा, अब आपने होल्डिंग कॉस्ट से अपनी जान छुड़ा ली, लेकिन आप आ गए स्टॉक आउट के चांसेस पर, क्योंकि आपके पास 90 यूनिट्स मौजूद है, आपकी 100 यूनिट्स तक जा सकती है और 100 यूनिट्स पे जाएगी, इसके चांसेस 40% है। तो यानी 40% चांसेस हैं कि आप स्टॉक आउट को फेस करेंगे। हर स्टॉक आउट पे 10 यूनिट्स की शॉर्टेज होगी, क्योंकि 90 यूनिट्स आपके पास मौजूद है, यूनिट्स की खपत है, तो आपके पास 10 यूनिट्स का डेफिसिट रहेगा और हर यूनिट पे आपको 5 रुपए का चालान पड़ेगा। ये काम एक साल में 16 बार हो सकता है, बिकॉज आप साल में ऑर्डर्स कितने प्लेस कर रहे हैं, 16 ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं। तो 16 बार गुंजाइश है कि आप स्टॉक आउट फेस करेंगे। अगर 16 की 16 बार स्टॉक आउट हुआ तो आपको खर्चा आएगा 800 रुपए का, लेकिन 16 के 16 बार नहीं होगा। हमारा जो चांसेस ऑफ स्टॉक आउट है वो 40% है। तो 800 का 40% हमने लगाया 320 रुपए की स्टॉक आउट कॉस्ट है। तो अब फैसला आपका है, या तो आप 150 रुपए की होल्डिंग कॉस्ट गारंटीड पे करें और स्टॉक आउट के चांसेस किल कर दें, या फिर आप स्टॉक आउट के चांसेस अपने पास मौजूद रखें, जो कि खर्चा 320 तक ऑन एवरेज आ सकता है। इससे बढ़ भी सकता है, इससे कम भी हो सकता है। अब वो डिपेंड करता है कि आगे होता क्या है। ओके अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको रीड करवा के फिर आप ही को दे रहा हूं, आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है।
Alpha Motors Private Limited uses a special gasket for its automobiles, which is purchased from a local manufacturer. The following information has been made available by the procurement department. Annual requirement, हमें पूरे साल में कितने gaskets चाहिए? 1,62,000. तो ये क्या बना हमारा? D, annual demand. Cost per gasket, एक गैस्केट हमें पड़ रही है 1,000 रुपए की, ये इसकी परचेस कॉस्ट हो गई. ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 27,000 रुपए है, एंड कैरिंग कॉस्ट पर गैस्केट 300 रुपए है. तो ये हो गई हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ये हो गई हमारी होल्डिंग कॉस्ट, और ये हो गया हमारा डिमांड. The gaskets are used evenly throughout the year. तो जो यूजेज है वो इवन है, और ईओक्यू की assumption भी आपको याद है कि इवन होनी चाहिए. The lead time for an order is normally 11 days. अच्छा, अब नॉर्मल टाइम कितना लेता है सप्लायर? 11 दिन. But it can take as much as 15 days. वैसे तो सप्लायर को नॉर्मली 11 दिन लगते हैं, लेकिन कभी कभार सप्लायर 15 दिन तक भी जा सकता है. The delivery time and the probability of their occurrence are given below. 11 दिनों में माल आ जाएगा, चांसेस 68% है. 12 दिन के 12%, 13 दिन के 10%, 14 दिन के 6% और 15 दिन के 4% चांसेस है. अच्छा, जिस तरह मैंने कहा था कि किसी क्वेश्चन में वो कंजम्पशन को अनसर्टेन करेगा, किसी क्वेश्चन में वो लीड टाइम को अनसर्टेन करेगा. इस क्वेश्चन में इसने अनसर्टेन किया है लीड टाइम को. रिक्वायरमेंट नंबर 1, कंप्यूट द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी and the total ordering cost based on EOQ. I believe ये आप 4 मार्क्स मुफ्त के ले सकते हैं, क्योंकि डिमांड भी गिवन है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी गिवन है, होल्डिंग कॉस्ट भी गिवन है. EOQ का फॉर्मूला आपको वैसे ही आता है. आपने EOQ बताना है और होल्डिंग कॉस्ट नहीं बतानी है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बतानी है. तो D डिवाइडेड बाय EOQ और मल्टीप्लाई बाय CO 27,000. ये आपने 2 रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है. ठीक हो गया, ये तो हमारा सिंपल क्वेश्चन है. बी पार्ट क्या कहता है? What would be the safety stock and reorder point? Reorder point कहें या reorder level कहें? बात एक ही है. If the company is willing to take a 20% risk of being out of stock. Okay, अब इस चीज को देखें. मेरी पूरे साल में डिमांड कितनी है? 1,62,000. उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करेंगे डेली डिमांड. $365 से करके देखते हैं पहले. आंसर अजीब आ रहा है. 360 कर लें इसको. यस, तो हमारी डेली डिमांड है 450 यूनिट्स की. अच्छा, पहले आप मुझे मशवरा दें कि मुझे रीऑर्डर लेवल क्या रखना चाहिए. 450 अगर एक दिन की डिमांड है
और सप्लायर मैक्सिमम टाइम 15 दिन लगा सकता है। मैं क्या करता हूं, ऑन अ वेरी सेफ साइड रखता हूं 15 दिनों का स्टॉक। ये आ जाएगा 6750। सप्लायर को ज्यादा से ज्यादा टाइम लग सकता है 15 दिन, और मैंने रीऑर्डर लेवल रखा 15 दिनों का। मैं अगर आपसे पूछूं कि इस लेवल पे स्टॉक आउट होने के चांसेस कितने हैं, अगर मैं अपने पास 15 दिनों का स्टॉक रखूं, लिहाजा रीऑर्डर लेवल में रखता हूं 6750, तो स्टॉक आउट होने के कितने चांसेस हैं? यस करेक्ट, देयर आर 0% चांसेस ऑफ स्टॉक आउट, बिकॉज आपने वर्स्ट केस पॉसिबल मैक्सिमम दिन रख लिए हैं। अच्छा, अगर मैं 14 दिनों का स्टॉक रखता हूं, तो मेरा रीऑर्डर पॉइंट होगा 6300। क्या स्टॉक आउट के चांसेस हैं? अगर मैं अपना रीऑर्डर लेवल रखता हूं 6300, तो क्या स्टॉक आउट होने की गुंजाइश है? यस करेक्ट, यस 4%। क्योंकि अगर सप्लायर ने 15 दिन ले लिए जिसके के 4, तो आपको स्टॉक आउट हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं 13 दिनों का स्टॉक रखता हूं, तो मेरा रीऑर्डर पॉइंट बनता है 5850। क्या इस पे स्टॉक आउट के चांसेस हैं? यस सर। यस 10% करेक्ट। अगर 14 डेज ले लिए तो 6% चांसेस है, और अगर 15 डेज ले लिए तो 4%, यानी टोटल मुझे 10% चांसेस है स्टॉक आउट होने के। अच्छा, अब देखो इसमें कहा क्या है, व्हाट वुड बी द सेफ्टी स्टॉक एंड रीऑर्डर पॉइंट इफ द कंपनी इज विलिंग टू टेक 20% रिस्क। अच्छा, ये कितना रिस्क है 5850 का? तो आपने इसमें बताना है कि रीऑर्डर लेवल विल बी 5850। दूसरा क्या मांगा है? एक तो मांगा है रीऑर्डर पॉइंट और दूसरा मांगा है सेफ्टी स्टॉक। हम सेफ्टी स्टॉक किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं? रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज यूसेज इनटू एवरेज लीड टाइम। आपकी डेली यूसेज कितनी है? 450, और आपका नॉर्मल लीड टाइम कितना है? 11। 900 यूनिट्स का आपके पास सेफ्टी स्टॉक। यस करेक्ट। इसमें कुछ स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन है कि हम जो लीड टाइम ले रहे हैं वो 11 दिन क्यों नहीं ले रहे, क्यों ले रहे हैं, हम इन सबका वेटेड एवरेज क्यों नहीं कर रहे? तो वो भी पॉसिबल है। अगर हम 11 का 68%, 12 का 12%, 13 का 10%, 14 का 6%, 15 का 4% निकालें, तो ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ऊपर इसने कह दिया द लीड टाइम फॉर एन ऑर्डर इज नॉर्मली 11 डेज, यानी ऊपर इसने बता दिया है
कि हमारा जो नॉर्मल लीड टाइम है वो 11 डेज है। तो आप 11 डेज ले, ज्यादा सुटेबल है। अगर आप वेटेड एवरेज भी करते हैं तो लॉजिकली यू आर मेकिंग नो मिस्टेक, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जस्ट बिकॉज कि उसने लैंग्वेज में ऊपर वाजे किया है कि हमारा नॉर्मल लीड टाइम 11 डेज है, तो वी शुड यूज 11 डेज रादर। ओके, हमजा आपने कैलकुलेट किया 11.66, तो आप वेटेड एवरेज के बेसिस पे भी कर सकते हो। लेकिन आई रिपीट कि ग्रामेटिकली उसने जब लिखा है कि नॉर्मली हमारे 11 दिन लगते हैं, तो हमें इसको वेटेड एवरेज करने की ऐसा जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप करते भी हैं तो आई रिपीट कि ऐसा करने वाला हरगिज भी गलत नहीं होगा। ठीक हो गया। सो ऑफ फ्रॉम माय साइड। अब इस क्वेश्चन बाकी आप कंटिन्यू करेंगे, मैं आपको ग्रुप पे इसकी स्क्रीन शेयर कर देता हूं। तो ये फाइल आप सॉल्व करेंगे, उसके बाद नीचे एक और क्वेश्चन में लिखा हुआ है टू वे इंजीनियरिंग के नाम से। ये क्वेश्चन भी आपने ट्राई करना है। लॉजिक्स अपनी मजबूत करते चलो, प्रैक्टिस का मकसद लॉजिक से स्ट्रॉन्ग करना है। ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व होंगे दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो आपको जनरली पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होना है। इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है ये हमारा मकसद नहीं है, हरगिज भी नहीं है। हमें जनरली पता होना चाहिए कि क्वेश्चन सॉल्व किस तरीके से किए जाते हैं जनरली। ओके, सो ऑफ फ्रॉम माय साइड, इंशाल्लाह फिर मंडे पे मुलाकात करते हैं। मीनवाइल आप अपने स्टडी टेक्स्ट से इन्वेंटरी का चैप्टर घुमाना चाहें घुमा दें, और क्वेश्चन बैंक आपके पास है, उसमें से आप जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, नाउ यू आर फ्री टू चूज। मेरी तरफ से इन्वेंटरी का सेक्शन ऑलमोस्ट ओवर है, सिर्फ जो वो बच्चों वाला एरिया है, फीफो और एफको वाला, जो आपने पहले ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ा हुआ है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसको क्विक रिवीजन दूंगा, एक आध क्वेश्चन हम उसका करेंगे, और इन्वेंटरी के चैप्टर को हम यहाँ पे वाइंड अप करेंगे। यस, इंशाल्लाह रमजान में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच एंड स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।